इस चैप्टर सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं इनको हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो इनको बेटा हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है सॉलिड स्टेट, आप सब जानते हो। एक होता है इसके आगे लिक्विड स्टेट, इसके बाद गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में हम डिटेल्स में +1 में पढ़ चुके होते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रो हम लिक्विड स्टेट का भी +1 में पढ़ चुके होते हैं और बाकी फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डिटेल में पढ़ते ही है। इसके बाद में इसमें 5वां है जिसको हम बोलते हैं बेटा वो प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट होती है स्टेट्स ऑफ मैटर में। और एक होता है BEC, बोस आइंस्टाइन। बोस हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन। इन्होंने मिलके एक बोस आइंस्टाइन कॉन्स्टेंटाइन करके एक स्टेट डिस्कवर की थी, इसको हम BEC बोल देते हैं शॉर्ट में। तो ये सारी बातें हम लोग +1 में पढ़ चुके होते हैं, पर हम एक क्विक रिवाइज करते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं इसमें। अगर हम इसको स्पेशली डिजाइन देखें बेटा हो तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि जो प्लाज्मा है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर जो होता है वो कई बार आपका ऑलमोस्ट 5000 केल्विन तक पहुंच जाता है, तब जाकर हमें स्टेट ऑब्जर्व होती है, जैसे सन और स्टार्स में। और इसी तरह से अगर मैं BEC की बात करूं बेटा हो तो BEC जो है वो हमें ऑब्जर्व होता है एट वेरी लो टेम्परेचर। ये बहुत कम टेम्परेचर पर, जिस समय टेम्परेचर इज इक्वल और ऑलमोस्ट ये आपका 5 केल्विन होता है। आप लोग समझ सकते हो, हम एक जनरल कंडीशन जो अपनी स्टडी करते हैं या एक +2 स्टूडेंट जो स्टडी करता है, +1 +2 का स्टूडेंट, वो इतने हाई या इतने लो टेम्परेचर की स्टडी उसको एक्सपेरिमेंटली वो नहीं कर पाता। इसलिए हम एक जनरल कंडीशंस की बात करें तो हम केवल 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। एक है सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और थर्ड है गैसियस स्टेट। इन तीनों स्टेट्स को पहचानने का एक तरीका है, हम उसके अकॉर्डिंग इनको डिफाइन भी कर सकते हैं और इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और इनको आइडेंटिफाई और डिफाइन करने के लिए हम जो बेस लेते हैं, जिसके बेसिस पर हम इसको डिफाइन आइडेंटिफाई करते हैं, वो है किसी भी मैटर जो है उस मैटर का वॉल्यूम और उस मैटर की शेप। हम उसकी डिपेंडेंस चेक करते हैं उसके कंटेनर पर, जिस कंटेनर में उसको रखा गया है उस पर हम चेक करते हैं कि उसकी शेप और वॉल्यूम कंटेनर पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो इस बेसिस पर मेरे बेटाओ, अगर ऐसा स्टेट मैटर का जिसमें मैटर की शेप और वॉल्यूम, मैं एक बार फिर लिख देता हूं आपको, शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही जो प्रॉपर्टी है इसकी वो इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करें एट द कंटेनर, वो कंटेनर पे डिपेंड नहीं करें। कंटेनर आप कैसा भी ले लीजिए, उसकी अगर मैटर एक ऐसी स्टेट में है जिस समय उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है कंटेनर के अकॉर्डिंग, वो कंटेनर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस केस में मैटर की उस स्टेट को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। ओके बेटा, वो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ब्रिक लें, एक ईंट का टुकड़ा, एक ब्रिक, आप उसे कहीं भी रख दीजिए, उसका शेप और जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, आपको कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो ये इसको डिफाइन भी कह सकते हो आप, इसलिए हम डिफाइन कर सकते हैं स्टेट को। आप इसको आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हो कि मैटर की किसी भी स्टेट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। अगर आप मैटर किसी एक ऐसी स्टेट में है जिस समय उसकी शेप जो है वो कंटेनर पर डिपेंड करे, कंटेनर के अकॉर्डिंग उसकी शेप चेंज होती रहे, जैसे कंटेनर में रखोगे वैसी ही शेप हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं वाटर की,
मिल्क की, ऑयल की, तो हम इसे जैसे कंटेनर में रखेंगे, सिलिंड्रिकल, क्यूबिकल, ये उसकी शेप वैसी ही हो जाएगी। लेकिन बेटा इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ऐसा कभी होता है कि आप मिल्क मैन से, अपने दूध वाले से 1 लीटर दूध लो और आप किसी बड़े कंटेनर में लो तो वो 1 लीटर का 4 लीटर हो जाए? ऐसा नहीं होता ना बेटा, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहता है ना, मतलब वॉल्यूम कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन शेप डिपेंड करती है। आप जैसे बर्तन में आप मिल्क लोगे, दूध लोगे, तो उसकी शेप वैसी होगी। बोतल में लोगे, बोतल जैसा। अगर आप किसी और बर्तन में लेते हो तो वैसा ही उसकी शेप हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर की एक ऐसी स्टेट जिस समय में, आपका बेटा हम क्या कह सकते हैं, जिस समय क्या हो रहा है, जिस समय शेप जो है मैटर की, उस समय ऐसा स्टेट मैटर का जिस समय उस स्टेट की जो शेप है वो डिपेंड्स एट कंटेनर, वो कंटेनर पे डिपेंड करे, कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे, लेकिन वॉल्यूम डिपेंड ना करे। बट वॉल्यूम डजंट डिपेंड। तो उस समय मैटर की उस स्टेट को हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? हो यस सर। वेरी गुड। तो आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हो, आप इसको आइडेंटिफिकेशन का तरीका भी कह सकते हो। मैटर को हम किस स्टेट में कैसे पहचानेंगे या उसकी स्टेट को हम क्या नाम देंगे, हम उसे कंटेनर के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो जैसा आप जानते हो, अगर आप किसी भी गैस को, एक अगर रूम है आपका क्लोज पैक्ड, अगर आप उसके अंदर एक बोतल में ला करके आप उस गैस को अगर ओपन कर दो तो वो गैस पूरे रूम में डिस्पर्स हो जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी। उस समय उसका वॉल्यूम उस रूम के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? और शेप जैसे कंटेनर में रखोगे वैसी शेप रहेगी। दैट इज, किसी भी गैस की शेप और उसका वॉल्यूम क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने उसे किस टाइप के कंटेनर में एनक्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है। जैसे कंटेनर में आप ट्रैप करोगे मेरे बेटा हो, वैसा ही उसका, उस कंटेनर जितना ही वॉल्यूम और उस कंटेनर जैसी शेप हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शेप एंड वॉल्यूम बोथ डिपेंड एट कंटेनर। अगर किसी ऐसी स्टेट में है मैटर जहां पर उसका, उस स्टेट का शेप और उसका जो वॉल्यूम है मैटर का, वो कंटेनर पर डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। ये इसका एक सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का। लेकिन अब इसको थोड़ा सा डीप में चलें तो जिन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, मैं पार्टिकल टर्म यूज क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इवन वो आइंस भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा? हो तो जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, जो पार्टिकल्स को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम ये देखते हैं कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है या डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच की या पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल क्लोजली। इवन हम ये कह सकते हैं कि टच करते हुए मान सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो वेरी लो। या हम ये कह सकते हैं इसकी वजह से भी बहुत पास पास होते हैं तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगते हैं वो फोर्सेज बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप ये कह सकते हो कि समथिंग लाइक ये इस तरह से होते हैं। तो उस केस में आप लोग समझदार हो बेटा हो कि क्या होंगे बेटा, वो पार्टिकल्स स्ट्रांगली होल्ड, स्ट्रांग फोर्सेस के द्वारा ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। इनके मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस जो कि इनके बीच की वो बहुत कम होगी। अगर मैं इसको गैसेस से तो आपका लिक्विड स्टेट से कंपेयर करूं तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी, से थोड़ा मोर हो जाएगी एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट।
और फोर्स थोड़े से वीक हो जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके बेटा हो। और अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा हो जाए, इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस केस में मेरे बेटा हो दैट इज इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अब वेरी वीक हो जाए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी आप कह सकते हो, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस केस में ये इजीली आप मूव भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गैस स्टेट को हम यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बात थोड़ा सा आप दिमाग में सेट रखे, और आप इस बात पे यहाँ पर इस तरह से मेंशन भी कर सकते हो कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये लाइन सेम है आपकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो क्या हो जाए, आर इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो distances are more as compared to solid. सॉलिड के मुकाबले ये थोड़ी यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो जाएंगी, या आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो फोर्सेज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीकर, ये थोड़े कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके बेटा, सॉलिड के कंपेरिजन में फोर्सेज कम, और गैस में आप समझ सकते हो कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों से वीक होंगे, मतलब वीकेस्ट फोर्सेज होंगे इनके बीच में, तो आप ये लाइन अपने आप बना सकते हो। तो ये यहाँ पे फोर्सेज बहुत वीक, वेरी वीक फोर्सेज, और डिस्टेंसेज में आप कह सकते हो कि डिस्टेंसेज जो होती है वो हम क्या होंगे बेटा, लार्ज। एनी प्रॉब्लम? तो हमने थोड़ा सा +1 का पार्ट है वो थोड़ा सा रिवाइज किया क्विकली, सॉलिड लिक्विड गैसेस का बेसिक डिफरेंस समझा। अब हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट को ही केवल स्टडी करेंगे, चैप्टर का हमारा जैसा नाम है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट की हम स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और हम सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। ओके बेटा हो? यस सर। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। वेरी, तो आगे बढ़े आप लोग। अब मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो आप लोग अब यहाँ पे कह सकते हो कि मेरे बेटा हो जो अपने सॉलिड्स जो होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, ये अगर हम और स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें लिक्विड और गैस की, तो उनके एस्पेक्ट में ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर, but its stability depends at net effect of two opposing factors. Number one, intermolecular forces, and number two, that is called thermal energy, जिसको आप लोग हीट भी कह सकते हो, हीट कंटेन थर्मल एनर्जी। ये दो फैक्टर हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक थर्मल एनर्जी। इन दोनों को हमने अपोजिंग फैक्टर क्यों कहा है बेटा हो, इस बात को आप समझें। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होते हैं ये ट्राई टू कीप मॉलिक्यूल्स क्लोजर, ये मॉलिक्यूल्स को पास पास रखने की कोशिश करते हैं। जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेज जितने ज्यादा होंगे बेटा, वो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं।
मॉलिक्यूल्स उतने ही पास पास आएंगे, मतलब ये फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को पास रखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी वजह से ये फोर्सेस की वैल्यू बढ़ रही है तो मींस जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हें ये उतना ही नजदीक रखेगा एक दूसरे के। इज दैट क्लियर बेटा? हो तो आप मॉलिक्यूल्स की जगह पर पार्टिकल वर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो एटम्स और आयंस भी हो सकते हैं। तो बेटर वर्ड होगा मॉलिक्यूल्स की जगह पर अगर आप पार्टिकल यूज करें। तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं जो बना रहे हैं सॉलिड को, उन पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास रखने की कोशिश करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो थर्मल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है, जब हीट बढ़ेगी, हीट कंटेंट बढ़ता है, तो जो पार्टिकल्स हैं जो उसको बना रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वे दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थर्मल एनर्जी है वो क्या करती है बेटा? हो ट्राई टू कीप particles away from each other। ये पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग रखने की, दूर रखने की कोशिश करती है, ठीक है ना, जिससे कि वो आपका मूव कर सके। आप चाहो तो इस बात को भी इसमें जोड़ सकते हो, टू मूव फास्टर। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी मतलब वो मूवमेंट बढ़ेगा, तो एक दूसरे से दूर भागेगा। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के लिए, जो वर्ड यूज किया कि अपोजिंग फैक्टर्स हैं। ये पिक्चर क्लियर होगी बेटा? हो यस सर। तो इन दो अपोजिंग फैक्टर्स जो हैं, इनको अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि सॉलिड स्टेट जो है, किसी भी मैटर जो अपनी है वो सॉलिड स्टेट में है, तो उस स्टेट में उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि दोनों फैक्टर्स का नेट इफेक्ट क्या है। नेट इफेक्ट से मतलब है कि अगर थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव हुई, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट सॉलिड नहीं रहेगी, और उस केस में वो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा इफेक्टिव हुए तो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखेंगे अपने पास पास, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर मूवमेंट नहीं होगा तो एक जगह पर उनकी पोजीशन फिक्स होगी, उनकी शेप और उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में वो सॉलिड स्टेट नहीं रहेगा। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी ज्यादा इफेक्टिव होता जाएगा, सॉलिड स्टेट उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर इसका हम उल्टा करते हैं कि जितना थर्मल एनर्जी ज्यादा इफेक्टिव होती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी थर्मल एनर्जी की, वैसे वैसे ही उसकी स्टेबिलिटी सॉलिड स्टेट की कम होती जाएगी। सॉलिड स्टेट की स्टेबिलिटी का मतलब वो सॉलिड में रहने के चांसेस उसके उतने ही कम होते जाएंगे। ओके बेटा? हो ओके सर। तो अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में रहे, तो इसके लिए मेरा ये कोशिश होगी, पार्टिकल्स तो मेरे अपने कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो तो उसकी नेचर है, किस मैटर का है, कैसे पार्टिकल्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है। बट मेरे हाथ में एक काम है, वो ये है कि मैं थर्मल एनर्जी को कम रख सकता हूँ, और अगर मैं इसको इफेक्टिव नहीं होने दूं, मैं इसकी वैल्यू को कम रखूं, तो मैं सॉलिड स्टेट को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बेटा? हो मैं सॉलिड स्टेट को स्टेबल बना सकता हूँ। तो मेरे अपने कंट्रोल में जो बात है मैं उसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, और वो ये है, सो टू कीप सॉलिड स्टेट स्टेबल, टेम्परेचर, जो कि थर्मल एनर्जी को मेजर करने का पैरामीटर है, जिससे हम बता सकते हैं टेम्परेचर कम होने का मतलब थर्मल एनर्जी कम है, ज्यादा होने का मतलब थर्मल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। टेम्परेचर शुड बी kept sufficient low और sufficiently low। sufficiently मीन्स स्टेबल रहे, इतना लो रखना चाहिए आपको, दैट इज थर्मल एनर्जी उसकी कम रखनी चाहिए। ओके बेटा? हो अगर मैं गर्म करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो उससे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट जब काम होगा
तो उस केस में क्या हो सकता है कि वे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ सकती है और वो लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके बेटा हो, Yes, sir. वेरी। तो सफिशिएंट लो का एक और मतलब है यहाँ पे, सफिशिएंट लो मतलब कितना लो, इतना लो कि उसका मूवमेंट रोक दूं मैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अपनी जिस पोजीशन पर है वहां पर उसके दाएं बाएं या ऊपर नीचे, मतलब किसी भी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग, अपनी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग वो वाइब्रेट या वी कैन से ऑसिलेट तो कर सके, बट अपनी पोजीशन को लीव न कर सके किसी और के लिए, वहां से मूव न कर सके। तो ये सफिशिएंट लो का मतलब भी समझ लें। सफिशिएंट लो कितना, टू keep sufficiently low so that particles, or we can say molecules or ions, particles better term है, so that particles can't move, तो particles move नहीं कर पाए, but can oscillate or you can say vibrate to its mean position, जो जहां पर है उस पोजीशन के इधर उधर थोड़ा बहुत ऑसिलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो मूव नहीं कर पाए। इतना मुझे टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, उतनी मुझे थर्मल एनर्जी कम रखनी पड़ेगी, या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इतनी कम रखनी पड़ेगी कि उसमें मूवमेंट ना हो। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये तो कंडीशंस हो गई, सॉलिड स्टेट स्टेबल कब होती है और किन बातों पर डिपेंड करती है, और कैसे हम उसको सॉलिड स्टेट को सॉलिड की तरह से रख सकते हैं, मैटर को सॉलिड स्टेट में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको H2O को सॉलिड स्टेट में रखना है तो आपको उसे नॉर्मल, अगर हम बात करें अभी कंडीशंस पर, एक नॉर्मल प्रेशर पर, तो हमें उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर पर रखना होता है, जिससे H2O मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाए और अपनी जगह पर रहें, दैट इज वो सॉलिड स्टेट में रहे। अगर आपने टेम्परेचर 0 से आगे बढ़ा दिया तो उस केस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन पर नहीं रहेंगे, सिर्फ अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑसिलेट नहीं करेंगे, बल्कि उनमें मूवमेंट आ जाएगा, दैट इज वो मेल्ट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं H2O की सॉलिड स्टेट को आइस, तो आइस है वो मेल्ट होकर के H2O की लिक्विड स्टेट दैट इज वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। इसके अलावा हम अगर बात करें तो सॉलिड्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो हम सारे तो नहीं पढ़ रहे, पर कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की हम स्टडी कर सकते हैं कि जनरल कैरेक्टर्स सॉलिड्स में क्या होते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि इनमें डेफिनेट मास होता है, इनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, और इवन यहाँ तक कि इनकी जो शेप होती है वो भी डेफिनेट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी है कि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके। ओके बेटाओ। और ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ये ऑसिलेट कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं मेन प्रॉपर्टीज में। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी वजह से इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ ये हाईली रिजिड होते हैं, या दैट इज काफी मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी शेप होती है वो फिक्स होती है, आप उसको फोर्सेस के द्वारा चेंज भी कर सकते हैं। रिजिड का कहीं ना कहीं मीनिंग ये है। बात समझ में आ रही है बताओ? ये जो आपके सॉलिड स्टेट में जब मैटर होता है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेटाओ या तो डिफ्यूज होते नहीं है, या फिर इनमें नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम डिफ्यूजन देखा जा सकता है। ओके बेटाओ, मतलब थोड़ा मूवमेंट कभी कभी इनमें हो सकता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसी एक शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन वो लंबे टाइम के बाद में हमें वो दिखाई दे सकता है। तो आप इसमें कह सकते हो कि इनमें जो डिफ्यूजन होता है
वो is negligible और rather very slow। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, सॉलिड स्टेट की स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वहां पर आप देखोगे कि उस केस में ऐसा आपको दिखाई दे सकता है। तो बेटा वो ऐसे एग्जांपल हम आपको बताएंगे, और इससे क्लियर हो गया कि इनकी डेंसिटीज बहुत हाई होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जब पास पास आ जाएंगी तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, मास ज्यादा होगा उसके अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज है हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज मैटर की सॉलिड स्टेट में ज्यादा होती है। और लास्ट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं बेटा वो कि सॉलिड्स के जो सरफेस होते हैं उसके ऊपर उसके मॉलिक्यूल सरफेस से वेपोराइज या तो होते नहीं है या बहुत कम होते हैं। आप तो उनकी वेपर्स का उसके सरफेस पर प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर, आपके यहाँ ऑब्जर्व हो सकता है या तो होगा नहीं। जैसे आप बात करो मैं आयरन की, तो आयरन सॉलिड के ऊपर आयरन के एटम्स वो वेपोराइज नहीं होते, तो वहां पर वेपर प्रेशर जो आयरन के सरफेस पे आयरन के ही पार्टिकल्स का होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर आप आइस की बात करते हो तो आइस की सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस से काइनेटिक एनर्जी गेन करके इवोपरेट होते हैं और वे इसके सरफेस पर प्रेशर जनरेट करते हैं, जैसा कि हम वेपर प्रेशर्स में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉलिड स्टेट में, दैट इज सॉलिड की वेपर्स का प्रेशर उसके सरफेस पर, तो वेपर प्रेशर इज आइदर नेग्लिजिबल और वेरी लो, या तो नेग्लिजिबल होता है या बहुत कम होता है, पर आप हमेशा 0 नहीं कह सकते। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह Yes, sir. सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट की जो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिख दी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम अब तक की स्टडी में इसमें देख चुके हैं। तो ये सॉलिड्स क्या हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनको स्टेबल रखने की क्या कोशिश हमारी रह सकती है, और इन सारी बातों को हमने स्टडी किया। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड्स को क्लासिफाई करने की। तो अगर मैं सॉलिड्स को क्लासिफाई करता हूं तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्लासिफिकेशन करने के, लेकिन जो तरीका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनकी क्लासिफिकेशन का, वो कर रहा हूँ जिन पार्टिकल से, पार्टिकल दैट इज एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स, जिनसे मिलकर ये बने हुए हैं, उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, हैजार्ड क्या है, वो किस तरह से वो अरेंज्ड हैं, मैं इसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई करूं। तो इन सॉलिड्स को, दैट इज जो मैटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको हम सॉलिड बोल देते हैं केवल, तो सॉलिड्स को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैं इस पार्ट को इरेज करके आगे मैं जा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा। हो तो आगे देखते हैं। तो ये जो सॉलिड्स हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, पर हम ये 2 पार्ट में किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उस क्लासिफिकेशन, आप किसी भी चीज को क्लासिफाई करो, हमेशा उसका बेस आपको पता रहना चाहिए, किस करेक्टर के अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हो और किसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस बना रहे हो। तो वो आपको यहाँ पे स्पेशली नोट रखना है। ये हम क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का जो कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ओके बेटाओ, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनसे मिलके बने हुए हैं सॉलिड्स, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। और इस क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर 2 पार्ट देते हैं। पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मेरे बेटाओ अमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड्स, और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं मेरे बेटाओ, ये एक्चुअल में
सॉलिड हमें नजर आते हैं, पर सॉलिड की काफी प्रॉपर्टीज इनमें ऑब्जर्व नहीं होती हैं। इसीलिए कुछ लोग इन एमोर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स मानते हैं, दैट इज ए ट्रू सॉलिड्स नहीं। ट्रूली सॉलिड वाले कैरेक्टर्स इसके अंदर सारे नहीं होते, तो कुछ लोग इन्हें स्यूडो सॉलिड्स बोल देते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये ट्रूली सॉलिड्स हैं, दैट इज दीज आर ट्रू सॉलिड्स। ये जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं मेरे बेटाओ, इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से इरेगुलर होता है, मतलब कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता जैसे लिक्विड्स में होता है। और इन सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिक्विड से मैच करती हैं। बस ऐसा लगता है जैसे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स से वो मूव कर रहे थे और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इतने कर दिए कि वो उसे मूव नहीं करने दे रहे हैं। केवल एक डिफरेंस आया है कि यहाँ पर वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज की हैं वो आपकी मैक्सिमम लिक्विड से मिलती हैं। इसीलिए अब मूवमेंट कब नहीं होगा, जब थर्मल एनर्जी आप ऑलमोस्ट जीरो कर दो, मतलब बहुत कम कर दो। और थर्मल एनर्जी जीरो का मतलब है कि आप टेम्परेचर बहुत कम कर दो, उसे बहुत ठंडा कर दो, है ना। तो हमने थर्मल एनर्जी कम करके टेम्परेचर का बहुत डाउन करके बहुत ज्यादा कूल करके हमने उसके मूवमेंट को रोक दिया है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज हम चेंज नहीं कर पाए। बाकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इनकी लिक्विड से ही मैच कर रही होती हैं। इसीलिए इसको एक एक्स्ट्रा नाम और दिया गया इन एमोर्फस सॉलिड्स को। इसको हम डिटेल में अभी आगे और पढ़ेंगे और लिखेंगे, पर अभी आप नाम देख लो। और इनको नाम दिया गया सुपर कूल्ड लिक्विड्स। कैसा लग रहा है, जैसे लिक्विड को बहुत ज्यादा ठंडा कर देने से, उसकी थर्मल एनर्जी बहुत कम कर देने से उसके मॉलिक्यूल्स की उनके मूवमेंट को जस्ट हमने स्टॉप कर दिया है, बाकी प्रॉपर्टी लिक्विड जैसी ही है। तो हम इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोल देते हैं। तो ये इसके कुछ और अदर नेम्स हैं। हम इसको अगर यहाँ पे डिफाइन करें बेटा हो, तो इन दोनों की डेफिनेशन से हम देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इन दोनों जो टाइप्स हैं इनका डिटेल्ड में हम कंपैरिजन करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी आगे बढ़ाएंगे। बट यहाँ पर हम सिर्फ एक डेफिनेशन देख लेते हैं, और वो डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि these are arranged, the arrangement of particles is not regular or very short order. इस एमोर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक फिक्स पैटर्न को, एक फिक्स ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करता। ओके बेटा, वो रेगुलर नहीं होता, या थोड़ी बहुत दूर तक के लिए वो आपका ऑर्डर हो सकता है। और ये जो होते हैं इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो इज रेगुलर, ये रेगुलर होता है। एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक लंबी दूरी तक एक लंबे आपके ऑर्डर्ड होते हैं सारे पार्टिकल्स। ओके बेटा, मतलब पूरे क्रिस्टल में ऑलमोस्ट ऑर्डर या अरेंजमेंट इनका एक रेगुलर पैटर्न में होता है, एक प्रॉपर पैटर्न में होता है। कितनी पिक्चर क्लियर होगी बेटा? Yes, sir. Yes, इसके आगे की जो डिटेल्स हैं इन दोनों एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी आप लोग इसको एक बेसिक सॉलिड्स को समझो क्या है, और एमोर्फस और इन सॉलिड्स की डिटेल स्टडी हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड है या नॉट ऑर्डर्ड है तो वो एमोर्फस है, और एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड है तो फिर वो क्रिस्टलाइन। ओके बेटा, आ जाओ आप सेम लिंक पे वापस।